मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हम एमए फाइनल हिस्ट्री का सेकंड बी पेपर जिसका नाम है इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया उसका अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हमने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां एवं विदेशी व्यापार पार्ट 1 का अध्ययन किया था। अब उसी अध्ययन को हम पार्ट 2 में आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत विस्तृत है और अध्ययन करने में हमें एक साथ असुविधा हो सकती है। इसलिए आपकी अध्ययन की व्यवस्था का ध्यान में रखते हुए इसको हम 2 पार्ट में करके इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो अब ये हमारा पार्ट 2 है जो आगे बढ़ रहा है अध्ययन के रूप में। व्यापार के प्रारंभिक चरण में 1580 से ईस्वी पूर्व से जब पुर्तगालियों ने हुगली में अपनी कंपनी की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त की, तो उस समय उनका बंगाल में ठहराव वर्ष के कुछ ही महीनों हुआ करता था, यानी कि वो लगातार बंगाल में नहीं ठहरा करते थे। बंगाल में प्रतिवर्ष आने वाले पुर्तगाली जहाज़ों में माल की आपूर्ति के लिए स्थानीय व्यापारी हुगली नदी पर स्थित बट्टोर नामक स्थान पर एक मेला लगाया करते थे। इस बाजार व्यवस्था में स्थानीय आड़तियों के उद्भव का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि उनका आर्थिक लाभ यूरोपीय व्यापार पर ही निर्भर हुआ करता था। बाद के वर्षों में डच, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा भारत में अपने औपनिवेशिक विस्तार के लिए इन स्थानीय व्यापारियों पर काफ़ी निर्भर रहना पड़ता था। पुर्तगालियों ने न केवल अपने व्यापार से ही अपितु स्थानीय व्यापारियों के सहयोग प्राप्त करके लाभ के लिए अपने वर्चस्व का पूरा उपयोग बंगाल में किया था। गुजरात एवं मालाबार तट पर पुर्तगालियों के अतिक्रमण के कारण काफ़ी आर्थिक हानि हुई थी। वस्तुतः स्थानीय लोगों के प्रति विद्वेषतापूर्ण व्यवहार रखते हुए भी पुर्तगालियों ने खंबात, दीव एवं दमन आदि स्थानों से व्यापारिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न निरंतर जारी रखा था। पुर्तगालियों ने सैनिक शक्ति के आधार पर स्थानीय एवं एशिया के व्यापारियों के विदेशी व्यापार में एकाधिकार को समाप्त कर दिया था और इस तरह से विदेशी व्यापार में होने वाले लाभ पर पुर्तगालियों ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। पुर्तगाल गतिविधियों ने बंगाल एवं गोलकुंडा तथा कुछ सीमा तक गुजरात के विदेशी व्यापार को सक्रिय एवं विस्तृत किया था। भारत से वस्तुओं के निर्यात से पुर्तगालियों ने पश्चिमी अफ्रीका एवं ब्राज़ील के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए थे, किंतु इनके द्वारा यूरोप के अटलांटिक क्षेत्रीय थोक बाजारों में भारत से नवीन व्यापारिक वस्तुओं को प्रस्तावित करने का कोई भी उल्लेख हमको नहीं मिलता है। डच एवं अंग्रेज व्यापारियों के हाथों में हमारा व्यापार धीरे धीरे जाने लगा था। केवल मालाबार से काली मिर्च का व्यापार इसका अपवाद रहा था। 17वीं शताब्दी में लिस्बन पहुंचने वाली काली मिर्च मालाबार की उपज मानी जाती थी, जिसे पुर्तगालियों द्वारा स्थानीय शासकों के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार कोचीन अथवा समवर्ती क्षेत्रों से जहाज़ों में लादा जाता था और सुमात्रा, जावा, सुदूर पूर्व उत्पादित काली मिर्च के व्यापार का संचालन पुर्तगाल शाही एकाधिकार द्वारा नहीं किया जाता था। चूँकि जहाज़ों पर और बंदरगाहों पर पूर्ण रूपेण पुर्तगालियों का ही अधिकार था, अतः इनकी जानकारी के बिना पश्चिम यूरोप से किसी भी वस्तु का निर्यात संभव ही नहीं था। डच एवं अंग्रेजी व्यापारी भी जावा एवं सुमात्रा से काली मिर्च पश्चिम यूरोप ही लाते थे। प्रारंभ में डच एवं अंग्रेजी व्यापारियों को मालाबार से काली मिर्च के व्यापार में सफलता नहीं मिली, किंतु पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित व्यापार पर उनकी दमनकारी कार्रवाइयों का प्रतिकूल असर पड़ने लगा, जिसके कारण कुछ समय के लिए पश्चिम यूरोप को जाए बिना ही निर्यात में कमी आ गई थी। इस कमी की पूर्ति जावा एवं सुमात्रा से पश्चिमी यूरोप को माल निर्यात करके की गई थी। अल्प समय के लिए मालाबार के निर्यात में कमी का कारण डच एवं अंग्रेज व्यापारियों की उदासीनता को भी
ठीक नहीं माना जा सकता था। डच व्यापारियों द्वारा कालीकट में व्यापार स्थापित करने के प्रयत्न में असफल होने के बाद उन्होंने पूर्वी तट से मालाबार की काली मिर्च को निर्यात करने का प्रयत्न तो किया था, किंतु यह तटीय काम बहुत खर्चीला होने के कारण यहाँ पर व्यापार विकसित नहीं हो पाया था। इसी तरह अंग्रेज़ व्यापारियों ने भी कालीकट में असफल होने के पश्चात सूरत में काली मिर्च के बाज़ार को स्थापित करने का प्रयत्न किया था। डचों व अंग्रेज़ों द्वारा 1640 ईस्वी के पश्चात मालाबार तट तथा कोंकण के बंदरगाहों से काली मिर्च की खरीद आरंभ कर दी गई थी। शताब्दी के अंत तक कालीकट में अंग्रेज़ कंपनी की स्थापना तथा कुछ समय बाद कोचीन पर डचों का अधिकार स्थापित हो गया था। यह कहना थोड़ा कठिन होगा कि कुछ काल के लिए व्यापार में इस विघ्न के कारण भारतीय उत्पादकों को कितनी हानि हुई होगी। वस्तुतः यह स्पष्ट है कि इस काल में यूरोप को अन्य वस्तुओं जैसे कि नील था, शोरा, सूती वस्त्र आदि के निर्यात में जो वृद्धि हुई थी वह भारत के लाभकारी व्यापार में महत्वपूर्ण घटना समझी जा रही थी। और इसी के साथ हमारा ये जो विदेशी व्यापार है पश्चिमी कंपनियों के साथ वह अध्ययन समाप्त होता है।